बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान 4 विकेटों से जीतने में कामयाब रहा। एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए इस तनाजुर में कि पाकिस्तान ने यहाँ पे अटैकिंग अप्रोच के साथ क्रिकेट खेली और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है उसका ये स्केड्यूल का हिस्सा था। तो यहाँ पे बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ साथ इमर्जिंग एशिया कप भी जारी है कि जहाँ पे पाकिस्तान को भारत की न तजुर्बेकार टीम के हाथों बड़े आसानी के साथ 8 विकेटों से शिकस्त हुई और साथ साथ एक और पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया जो रोहिल नज़ीर की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज में शिरकत करेगा। इसके अलावा और भी क्रिकेट से जुड़ी और दीगर खेलों से जुड़ी खबरें जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और मेरे साथ आज दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद होंगे। प्रोग्राम के पहले ब्रेक में मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान के दराज कद और ज़बरदस्त एक ऐसे फास्ट बॉलर ने कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और अगर सिलेक्शन शायद मेरिट पे होता तो पाकिस्तान के लिए वो तादेर क्रिकेटर खेल सकते थे। लेकिन आज भी लोग इस बात को मानते हैं और इस बात को जानते हैं कि अब्दुल रऊफ जैसा टैलेंट हमने ज़ाया किया। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अब्दुल रऊफ। पहले उनको शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। राइट। और अब्दुल रऊफ साहब जिस तरह बार बार बात कर रहे होते हैं कि हमारे शो में जो भी गेस्ट आते हैं उनकी कोई ना कोई रेलिवेंसी होती है, तो अब्दुल रऊफ को आज शो में लेने का मकसद भी यही था कि अब्दुल रऊफ साहब का भी टेस्ट डेब्यू जो था वो अगेंस्ट श्रीलंका ही हुआ था और ये जानते हैं श्रीलंका के खिलाफ खेलने का क्या प्रेशर होता है या श्रीलंका के खिलाफ जब ये खेले थे तो इन्होंने फिर क्या जो है वो किस तरह से स्ट्रैटेजी को तरतीब दिया था। बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े भी हैं, बोल्ड भी बोलते हैं, ब्लंट भी बोलते हैं और साथ साथ एक जो खास बात है अब्दुल रऊफ की वो ये है कि जो क्रिकेट बोर्ड की जो खूबियां हैं उन पे भी इनकी बड़ी गहरी निगाहें और बड़ी अमीक नज़रों से, बड़ी उकाबी निगाहों से जो है ये जायज़ा भी लेते रहते हैं क्रिकेट बोर्ड की कोताहियों का और खामियों का, और न सिर्फ जायज़ा लेते हैं बल्कि साथ साथ उसकी निशानदेही भी करते हैं। और यही वजह है कि आज अब्दुल रऊफ हमारे शो का हिस्सा हैं। लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। शाहीनों का फतह के साथ दौरा श्रीलंका का आगाज। गोल्ड टेस्ट में श्रीलंकन टीम को 4 विकेटों से शिकस्त। मैच में डबल सेंचुरी बनाने पर सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। सऊद शकील और सलमान आगा ने शानदार बैटिंग की। बतौर कप्तान मैं खिलाड़ियों और टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, बाबर आजम। रोहिल नज़ीर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 6 टीमों पर मुश्तमिल T20 टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान मुकर्रर। मुझे तवक्को है कि पाकिस्तान भी एशिया कप के फाइनल में जगह बनाएगा और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा भारतीय टीम हेड कोच राहुल द्रविड़। पाक भारत मैच पर गंगोली के तबसरे की कोई अहमियत नहीं। पाकिस्तान भारत को ओवल में हरा सकता है तो फिर दुनिया में कहीं भी इसे शिकस्त दे सकता है, साबिक कप्तान वक़ार यूनिस। इमर्जिंग एशिया कप का पहला सेमीफाइनल कल श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा, जबकि भारत दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश के मद्दे मुकाबिल होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप की प्रोमोशनल वीडियो जारी कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टुअर्ट ब्रॉड की टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेटें मुकम्मल। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हो गया। इफ्तिताही मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने नॉर्वे को और ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 1 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान बास्केटबॉल के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लाहौर में कामयाबी के बाद इस्लामाबाद में मुनक़िद किया गया है। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। इससे पहले कि मैं अब्दुल रऊफ से बात करूं, आइए ज़रा एक ज़बरदस्त पैकेज देखते हैं। मिशन गोल मुकम्मल। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले टेस्ट में 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 5वें दिन इमामुल हक डट गए। दूसरे एंड से बाबर, सरफराज और सऊद की विकेटें गिरी, लेकिन इमामुल हक ने निफ सेंचुरी बनाकर 131 रन का हदफ आसान बना दिया। मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाले सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पूरी टीम ने केक काटकर सऊद के साथ जश्न मनाया। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 24 से 28 जुलाई तक कोलंबो में खेला जाएगा। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देखा जो पाकिस्तान की ज़बरदस्त जीत की खुशी में हमारी प्रोडक्शन टीम ने बनाया और अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रऊफ, ये बताएं कि इस टेस्ट मैच को अगर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान ने आगाज़ किया था, काफ़ी पाकिस्तान के बैट्समैन ने एग्रेसिव बैटिंग की थी। इब्तिदा में थोड़ा तनकीद का भी निशाना बनाया गया कि जब 101 के स्कोर पर 5 आउट हो गए। आपको क्या लगता है कि अप्रोच हमारी इसी वजह से इस टेस्ट मैच को हम जीतने में कामयाब हुए? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस
अप्रोच से जीतने में कामयाब हुए, क्योंकि ना तो कोई स्ट्रेटजी नजर आई है और ना ही कोई इस तरह की प्लानिंग थी। इसमें अब जो क्रेडिट है वो बिल्कुल बजा तौर पर सऊद शकील को जाता है कि वो वन मैन शो था। उसने अपनी जो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी और इस एज में इतनी मैच्योरिटी के साथ और इतनी कंपोज्ड और इतनी क्लासिकल इनिंग मैंने बहुत कम देखी है किसी भी यंगस्टर को खेलते हुए। और बिल्कुल अर्ली पार्ट है उनके करियर का, और जिस तरीके से उन्होंने बिगनिंग की है तो उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा ही खुशगवार सासा साबित होंगे। तो आप उनकी जो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उसको कह सकते हैं कि उसने डिफरेंस डाला, क्योंकि 100 for 5 थे और उसने पाकिस्तान जो टीम थी उसको कंप्लीट, जो बैटिंग लाइन थी उसको कंप्लीट जो कोलैप्स और डिजास्टर है उससे ना सिर्फ बचाया बल्कि इनिंग भी बिल्ड की और फिर एक ऐसी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया जहां पे पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जीतना बिल्कुल एक आसान हदफ हो चुका था। और उसके बाद जो पाकिस्तान की जो फील्डिंग थी, स्पेशली जो बाबर आजम, इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक ने कैचेस किए वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थे और मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत बड़ा डिफरेंस डाल दिया था। मैं फील्डिंग पे आऊंगा, लेकिन थोड़ी ये अप्रोच पे मैं बात करना चाहूंगा कि ये हमारा प्ले ऑफ स्टाइल नहीं है। हम शायद दूसरों के प्ले ऑफ स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं, शायद इंग्लैंड को हम कॉपी कर रहे हैं। यहाँ तो हमें सलमान आगा की और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी उसने हमें यहाँ पे सेव कर लिया, हम इस टेस्ट मैच को जीत गए। लेकिन आपको लगता है कि इस चीज़ को मजीद इनको ज़रूर सोचना होगा, मिल बैठना होगा, देखना होगा कि हमारा प्ले ऑफ स्टाइल नहीं है, ये आप दूसरों के तरीक़ाकार को अडॉप्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि क्यों इस प्ले ऑफ स्टाइल इस स्टाइल के साथ आप पाकिस्तान की टीम को खिला सकते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट खेल सकता है, क्योंकि इसके लिए एक लॉन्ग प्रिपरेशन की जरूरत होती है। और जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं जाते और वहाँ पर पूरा सिस्टम इस तरह अग्रेसिव नहीं करते, उसको चेंज नहीं करते, और उसके बाद जो आपके पाकिस्तान टीम के कैंप वगैरह होते हैं वो तवील दुरानिया के होने चाहिए और उसमें जो आपका कोच है वो मौके पर मौजूद होना चाहिए, तो वो आपको प्लानिंग देता है। और जिस तरीके से जो बाकी जो टीमें इंग्लैंड वगैरह या ऑस्ट्रेलिया की तैयारी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से पाकिस्तान की कोई तैयारी नहीं थी। अगर आप कहें कि उनको कॉपी करने की कोशिश की है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ठीक बात है। ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी डेफिशिएंसी थी श्रीलंकन बॉलिंग में, जिसका पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन थी उसने फायदा उठाया और उनका जो स्कोर रेट था वो बहुत बेहतर हो गया। आप नहीं कह सकते कि इतनी जल्दी किसी भी चीज में कोई इतना बड़ा फर्क लाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान की फील्डिंग थी उसने कॉम्प्लीमेंट भी किया पाकिस्तान के इब्तिदाई जो फेलियर था, क्योंकि जो फील्डर थे उन्होंने अनबिलीवेबल कैचेस लिए। अमूमन पाकिस्तान के जानिब से ऐसे कैचेस देखने को नहीं मिलते और खासतौर से क्लोजिंग पोजीशन में बड़े जबरदस्त कैचेस हुए। आपको लगता है कि फील्डिंग ने कॉम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से सऊद शकील, सलमान आगा के साथ साथ तीसरा मेजर और मेन फैक्टर यही था? बिल्कुल, सबसे बड़ा फैक्टर यही था, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर था पाकिस्तान को जीतने का वो तो सलमान आगा और जो सऊद शकील की इनिंग थी और जो पार्टनरशिप थी उसने पाकिस्तान को एक बिल्कुल जो विक्ट्री स्टैंड था उस पर लाकर खड़ा कर दिया था। और उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर उसमें पाकिस्तान की फील्डिंग थी और जो क्लोज कैचिंग थी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी और बहुत बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान की जो फील्डिंग साइड है उसने इस तरह के कैचेस पकड़े और मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट जो फील्डर्स हैं उनकी मेहनत को जाता है। ठीक है, अब्दुल रऊफ साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब्दुल रऊफ साहब के साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी कि जिन्होंने ग्रास रूट क्रिकेट पे काफ़ी काम किया और काफ़ी प्लेयर अपने रीजन से दिए, अपनी एकेडमी से दिए, हमारे साथ आप मौजूद होंगे और उम्मीद है कि उनकी गुफ्तगू भी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं टेस्ट मैच के हवाले से। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे और अब हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त कोच ने, एक ऐसे कोच ने कि जिन्होंने अपनी कोचिंग से पाकिस्तान को कई ज़बरदस्त सितारे दिए कि जिन्होंने ना सिर्फ अपने रीजन को सर्व किया बल्कि पाकिस्तान को भी सर्व किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम किसी की सिलेक्शन करते हैं, किसी की अपॉइंटमेंट करते हैं, तो फिर हम ये देखते हैं कि किसकी किससे दोस्ती है, किसकी किससे रिश्तेदारी निकल आती है। और इसी का जो शाखसाना है वो ये है कि हम उस मुकाम पर नहीं है अपने तमाम तो टैलेंट के बावजूद जहां हमें होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ रावलपिंडी रीजन के कैसे जबरदस्त कोच मौजूद हैं कि जिन्होंने बहुत जबरदस्त क्रिकेटर दिए, सोहेल तनवीर, ओवैसिया, नवीद मलिक, उमर अमीन। मैं नाम लूंगा तो शायद वक्त प्रोग्राम का खत्म हो जाएगा, लेकिन ये फहरिस्त मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन सरे दस्त में ये बता देता हूं कि अभी बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी जबरदस्त उन्होंने टीम की कोचिंग की और 5 में से 4 वनडे मैचेस जीते। वाहिद T20 मैच बांग्लादेश अंडर 19 के खिलाफ खेला गया, वो इनकी कोचिंग में जीता और साथ साथ वाहिद टेस्ट मैच था वो इनकी कोचिंग में जीता और उस बांग्लादेश से जीता जो पाकिस्तान में आके व्हाइट वॉश करके गई थी और पूरे साल में कोई एक भी मैच नहीं हारी। लेकिन रिजीम चेंज हुआ तो फिर इनकी भी किस्मत का सितारा डूब गया। सबी अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबी भाई।
जी वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे। तभी भाई मैं आपसे बात करूंगा पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान की जो मसाइल हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, लेकिन आज एक अच्छा दिन इस लिहाज से कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता और टेस्ट मैच जीत के पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। मेरे ख्याल से क्रेडिट जाता है पूरी टीम को। अगर मैं शुरू से बात करूँ तो जिस तरह बॉलर्स ने स्टार्ट किया, अर्ली ऑन विकटें ली, उसके बाद फिर पार्टनरशिप बिल्ड हुई और उसके बाद फिर हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया 316 में। तो मेरे ख्याल से उसके बाद फिर बैटिंग में थोड़ा हम फिर अर्ली ऑन विकटें गिरी, लेकिन जिस तरह साउथ शकील वो आउटस्टैंडिंग था, उसके साथ जो पार्टनरशिप हुई आगा की, मेरे ख्याल से ऐसी इनिंग्स आपको सदियों में देखने को मिलती है। और जिस तरह गोल में आपको पता है कि टर्न होता है, पेशेंस चाहिए, आपको इजी रन्स नहीं मिलते। तो जिस तरह उसने अपना पेशेंस दिखाया, उसने मेरी उससे बात हुई, जिस तरह उसने हार्ड वर्क किया पिछले 3-4 महीनों में न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद, तो वो पेड ऑफ हुआ और उसने जो परफॉर्मेंस दी वो टीम के काफ़ी वो हमें मैच में लेके आई। विक्ट्री एंजॉय करेंगे, लेकिन फोकस होके जो हमारा नेक्स्ट मैच है उस पर भी हम फोकस करेंगे। जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हम लेके जाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट मैच में, और कोशिश करेंगे कि 2-0 करें और जो मिस्टेक है उस पर हम काम करेंगे और इंशाल्लाह पॉजिटिव क्रिकेट दिखाएंगे। जी जनाब, आपने बाबर आजम की गुफ्तगू सुनी और अब हम सुनेंगे सबी अदर साहब की गुफ्तगू। सबी भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान की जो अप्रोच रही है इस टेस्ट मैच में, इसको बतौर सीनियर एंड सीजन्ड कोच आप किस तरह से देखते हैं? रिजल्ट से कतई नज़र मैं बात कर रहा हूँ कि जिस अप्रोच के साथ पाकिस्तान खेला है, क्योंकि अब्दुल लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं सवाल कर चुका हूँ, आपका क्या इस पर इनपुट है? देखिए अली भाई, नो डाउट के जो रिजल्ट है वो पाकिस्तान के हक में गया है और पाकिस्तान रिजल्ट जो है वो पाकिस्तान की फेवर में गया। और पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट जो है ना सीरीज का और टेस्ट कैंपेन का, जो वर्ल्ड टेस्ट सीरीज का आगाज बहुत अच्छा किया। लेकिन देखें, बीइंग ए कोच अगर मैं समझूं तो एरिया ऑफ कंसर्न अभी दे आर स्टिल देयर, उसको अभी तक किसी ने एड्रेस नहीं किया। क्योंकि देखें, पहले आपने उनके जल्दी आउट कर लिए और फिर 300 स्कोर करा दिया। दिस इज अ बिग कंसर्न। अगर आपने 4-5 ऊपर से विकेटें मतलब उनकी ले ली थी, आपको उनको 150, 200, 250 में आपको टीम को आउट करना चाहिए था। पाकिस्तान की ऐसी बॉलिंग है, वो क्यों नहीं हुई, ये अब कोचिज का काम है उसके ऊपर देखना, या कप्तान का काम है। मतलब जैसे अभी बाबर आजम का मैं सुन रहा था कि वी आर सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड है तो ये फिर इसी तरह काम चलता रहेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर आपके 100 पे 5 आउट हो गए थे, ठीक, नो डाउट आउटस्टैंडिंग। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिसके आगे जाके हमने इस पे काम करना है। हर मैच में पार्टनरशिप, ये नहीं साउथ शकील के आगा की शायद ना लगे, हर मैच में अगर आप अर्ली ऑन विकेटें शायद ना ले, तो अगर आप इसी तरह करेंगे तो इस चीज को देखना चाहिए पाकिस्तान की कोचेज को, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को। और ये इसके अंदर आपको, ठीक है, जीत होती है, जीत का एक आदमी को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन इन चीजों के ऊपर भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। और स्टिल मैं समझता हूँ कि टॉप ऑर्डर अभी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब्दुल लोग ये बताएगा भी, इस तरह भी सभी भाई भी ये बात कह रहे हैं कि क्या ये जो बैटिंग हमारी तरह से कोलैप्स हुई है, 5 हमारे आउट हो गए, क्या इतने नीचे तक ये जाना चाहिए था? क्योंकि हमारा जो टॉप ऑर्डर है उसमें भी अगर आप देखें तो बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शफीक को अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, फिर इमाम उल हक हैं, फिर इसके अलावा शान मसूद हैं, फिर सरफराज भी थे, बाबर आजम भी थे। इतना नीचे जाके ये पार्टनरशिप लगनी चाहिए थी, मैच बचाना चाहिए था। देखिए, अगर आप इनकी पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखें ना, तो पिछले अगर 10 या 11 टेस्ट मैच देखें तो उसमें कुछ तो प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शान मसूद की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको बगैर वजह के सिलेक्शन इसमें सेलेक्ट किया गया। अगर आपका डोमेस्टिक सिस्टम या सारा ढांचा प्रॉपर चल रहा है तो आपको ऐसे प्लेयर्स को लाना पड़ेगा। अगर कोई प्लेयर 8 या 10 इनिंग में 10 मैचों में फ्लॉप होता है तो आपके पास कम से कम उसके 2 या 3 रिप्लेसमेंट होने चाहिए। आप जो पीछे 10 टेस्ट मैच हैं उनमें आप 7 या 8 टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, उसके बाद आपने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की, किसी को चेंज नहीं किया। अब्दुल्ला शफीक का जो टोटल कोलैप्स चल रहा है कि वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, काफी अच्छे से स्कोर नहीं कर रहे। उसके बाद आप देखें कि न्यूजीलैंड आपको ड्रा खेले हैं, इंग्लैंड आपको हरा के चला गया, ऑस्ट्रेलिया हरा के चला गया। ये टेस्ट मैच अब बमुश्किल जीतने में कामयाब हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर प्लानिंग, और बेहतर प्लानिंग इसलिए नहीं हो सकती कि आपका कोच तो बाहर बैठा हुआ, फॉरन कोच आपने हायर किया हुआ है और वो
उसकी जो डेफिनेट जो उसकी एफिलिएशन है वो उसी टीम के साथ होगी जिसके साथ परमानेंट वो रोस्टर में काम कर रहा है, और पाकिस्तान के साथ ऑनलाइन क्या एफिलिएशन हो सकती है। तो ये एक किस्म का एक ड्रामा क्रिएट किया था जो पास्ट मैनेजमेंट थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। तो इनको थोड़ा सा अक्ल और शौर के नाखन लेने चाहिए। बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं, मगर अगर काम देखे तो ये ऐसे लोगों को ऑब्लाइज करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट का नुकसान होता है। आपने एक बड़ा जबरदस्त मुद्दा भी छेड़ दिया सभी भाई, आप बड़े क्वालिफाइड कोच हैं और पिछले रिजीम में आप साथ थे। बतौर कोच आप समझते हैं कि एक्सपीरियंस करना चाहिए था कि एक ऐसा कोच वर्चुअल कोचिंग होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वर्चुअल कोचिंग के तो मैं कोई इतना ज्यादा फेवर में नहीं हूँ, था भी नहीं। एक दो जगह जहाँ पे बात मुझे करनी चाहिए थी मैंने की भी थी कि ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए कोच का ग्राउंड में ड्रेसिंग रूम में हर वक्त का मौजूद होना बहुत जरूरी है। और आपको पता है कि देयर एंड देन बहुत सारे फैसले आपने उसी वक्त करना होता है और डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, आपने जो इंग्लैंड में बैठा हुआ कोच वो आपको कोई ना कोई बिफोर द मैच जो है वो आपको कोई ना कोई मशवरा दे सकता है या कोई ना कोई, लेकिन ये ऐसा काम मैंने आज तक कभी कहीं देखा नहीं है वैसे। लेकिन ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आई डोंट नो कि ये कामयाब है कि नहीं है। लेकिन कोच को ड्रेसिंग रूम में हर वक्त मौजूद होना चाहिए, क्योंकि सभी भाई हम आपको देखते थे कि जब आपकी टीम अच्छा खेलती थी तो आप थपकियां भी दे रहे होते थे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी होती थी। जब आप रावलपिंडी रैम्स की एक ऐसी टीम को जिसको कोई इस वक्त नहीं जानता था उसको आपने फाइनल तक खिला दिया। इवन मुझे याद है कि कराची डॉल्फिन के खिलाफ आपने जितवा भी दिया था सुपर ओवर में फैसलाबाद में। तो एक थपकी, तेवरियों पे बल, थोड़ा सा आंखें चढ़ाना, ये भी खिलाड़ियों की कारकर्दगी निकालने का बाइस बन जाता है। नहीं, बिल्कुल अली भाई। देखिए, जब मैच हो रहा होता है कोच बाहर बैठा हुआ होता है, डे टू डे जो है ना वो उसका मैच से पहले, सुबह, मॉर्निंग में, शाम में, आफ्टर मैच, रात को, मतलब आप तो हर वक्त इन एक्शन होते हैं। आपने किसी के साथ इंडिविजुअल कोई बात करनी है, आपने कोई टीम स्ट्रेटजी करनी है, टीम मीटिंग करनी है, आपने एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो कि आप वहां पे मौजूद होंगे। बाहर बैठ के थोड़ी आप कर सकते हैं। देखिए, हमेशा जो टीमें होती हैं उसका जो एनवायरनमेंट होता है, टीम का ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट है, आप कैसे जो है ना उसमें रह रहे हैं तो वो क्रिएट कोच ने ऑन ग्राउंड ही करना है ना अली भाई। ठीक है अब्दुल्ला, आप बताएं, ये टेस्ट मैच तो हम जीत गए और अच्छे नोट पे ये टेस्ट मैच खत्म हुआ। क्या आपको लगता है कि क्या सेम स्क्वाड बरकरार रहेगा जो अगला टेस्ट मैच होगा, सीरीज का दूसरा आखिरी टेस्ट मैच है? क्योंकि आप गोल पे खुद भी खेले और जो आपकी पहली विकेट थी वो महिला जयवर्धने को आपने आउट किया था, तो ये तमाम एक्सपीरियंस आप फ्लेवर जो है वो टेस्ट कर चुके हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की वो स्पिन बॉलिंग अटैक में आएगी और पाकिस्तान को जो अपना स्पिन बॉलिंग का शोबा उसको मजबूत करने की जरूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि आप देखिए अबरार उसने नो डाउट के बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी इंग्लैंड के खिलाफ, मगर वो एक अनऑर्थोडॉक्स बॉलर है जो, और वो फिंगर के साथ वो बॉल फेंकता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है एक बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा। अगर फिंगर के साथ उसको इतना लंबा टाइम और टेस्ट मैचेस में 2-2, 3-3, 4-4 टेस्ट मैचेस लगातार बॉलिंग करनी पड़े तो इतनी जान डेफिनेट को जो ह्यूमन जो बॉडी मैकेनिक्स होते हैं उनमें नहीं होती कि वो इतना उसका जो प्रेशर है उसको हैंडल कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि एक पाकिस्तान के पास एक तो रिस्ट स्पिनर होना चाहिए, लेग स्पिनर बहुत ज़रूरी है। अभी तक ना तो इन्होंने कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा डेवलप किया, ना राइट आर्म लेग स्पिनर डेवलप किया, ना ही कोई इनके पास ऑफ स्पिनर अभी तक आया है। तो नुमान अली को पकड़ काफी अर्से से ये गुजारा कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो बॉलिंग लाइन है पाकिस्तान की, जो स्पिन बॉलिंग अटैक है स्पेशली, ये कोई अगले टेस्ट में कोई बहुत ज्यादा कोई पाकिस्तान को आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे सकते। ठीक है सभी भाई, ब्रेक पे मुझे जाना है, लेकिन अभी रूफी ने जो कहा लेग स्पिनर डेवलप नहीं किया, आप भी मुत्तफिक हैं क्योंकि आप अगर डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं कि डेवलप नहीं किया या किसी को सेटल नहीं होने दिया? क्योंकि जाहिद महमूद आया, उस्मान कादिर आया, उसामा मीर आया और भी बहुत सारे लेग स्पिनर हैं जो आए, लेकिन वो फिर किस्सा पारीना बनते ही नजर आए। नहीं, देखिए ये बिल्कुल जो है ना अब्दुल रऊफ ने बड़ी अच्छी बात की है। डेवलप तो प्लेयर में सिस्टम में करना होता है। ये जितने बॉलरों के आपने नाम लिए सारे वाइड बॉल क्रिकेट के बॉलर हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट का जो स्पिनर है वो हमने कहाँ डेवलप किया है? हमने फिर मतलब ये पिछले 4-5 साल ये जो सिस्टम था उसका एक बड़ा डिजास्टर हुआ कि हमने अभी तक कोई, हमारे पास नुमान अली को हमने इंट्रोड्यूस कराया पिछली सीरीज की, मतलब पिछले रजीम ने, और उन्होंने उसको खिलाया। उसके अलावा जाहिद महमूद मतलब वो भी अपना टाइम गुजार चुका हुआ था, अपनी पीक टाइम गुजार चुका हुआ था। फिर यासिर शाह को
हमने थोड़ा अर्सा खिलाया। मतलब मेरा कहने का है कि अभी यंग लड़कों को लेके मतलब सिस्टम में आपने स्पिनर बनने ही नहीं दिया, मतलब आपने ऐसी पिचें नहीं बनाई, आपने ऐसे बॉल नहीं यूज किए, आपने एक ऐसी क्रिकेट नहीं करवाई कि जिससे आप स्पिनर्स को इनकरेज करते। ठीक है, क्योंकि सभी भाई क्योंकि आप जूनियर क्रिकेट से जुड़े हुए, इधर मैं ब्रेक के बाद जब आऊंगा जरा जूनियर क्रिकेट की बात करूंगा आपसे और अब्दुल रऊफ से, फिर आपसे दोनों से हम पूछेंगे कि फिर अगला मुस्तकबिल पाकिस्तान का फ्यूचर है क्या, और इस पे यकीनी तौर पे आप दोनों से बेहतर कोई राय दे नहीं सकता। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जरा पाकिस्तान के एमर्जिंग टैलेंट के हवाले से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे सभी अदर साहब से, अब्दुल रऊफ से, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और चूंकि दोनों ही डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और ग्रासरूट क्रिकेट की बड़ी अच्छी इनको दोनों को नॉलेज है, तो पाकिस्तान शाहीन के स्क्वाड का ऐलान किया गया। पहले शाहीन के स्क्वाड पर निगाह डालेंगे और फिर दोनों से जानेंगे किस हद तक ये बैलेंस स्क्वाड है और किस हद तक जो इससे उम्मीद की जा सकती है। रोहिल नज़ीर कप्तान है जनाब, आलियान महमूद ऑफ स्पिनर कराची के जिनके वालिद राशिद महमूद भी पाकिस्तान अंडर 19 खेल चुके हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। इसके अलावा अली असफन है, आमिर हसन है, अरफात जबरदस्त टैलेंट है, अजान ओवैस, बासित अली, फैसल अकरम एक और जबरदस्त स्पिनर। इसके अलावा अहमद खान, मोहम्मद इरफान खान, सज्जाद अली, शामिल हुसैन, ये एक और जबरदस्त टैलेंट है। इसके साथ साथ शाहवेज इरफान, ये वो टीम है कि जो ऑस्ट्रेलिया में शिरकत करेगी, और जीशान जमीर जैसा फास्ट बॉलर भी है, और साथ साथ वहाज भी हैं कि जैसे स्क्वाड का हिस्सा है। मेरे साथ अब्दुल रऊफ और सभी अदर साहब मौजूद हैं। सभी भाई पहले तो आपसे जानना चाहूंगा ये स्क्वाड किस हद तक आपको बैलेंस नजर आ रहा है, और रोहिल नज़ीर को क़यादत देना आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि काफी अरसे से वो परफॉर्मेंसेस के बावजूद, टैलेंट के बावजूद थोड़ा सा आउट ऑफ साइट थे। जी बिल्कुल, देखें रोहिल नज़ीर जो है वो एज ए कप्तान, एज ए विकेट कीपर, बैट्समैन अब काफी मैच्योर और काफी एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, और बेचारा काफी अच्छे से साइड लाइन था या पीछे हो गया था, कुछ और प्लेयर आगे जो भी रीजन आपको ज्यादा मेरे से पता है, मैं उस पर क्या डिस्कस करूं, लेकिन आई होप कि वो जस्टिफाई करेगा अपनी सिलेक्शन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए कप्तान, और जो भी टीम उसको दी गई है। लेकिन अली भाई देखे टीम के ऊपर थोड़ा सा मेरे कंसर्न जरूर है। बाकी जो भी 6-7 लड़के जो भी मेरे साथ टूर करके आए हैं, उनका नाम अनाउंस हुए हैं, उसमें जो सिर्फ एक चीज जो मतलब एक शाहजेब खान जो कि पिक ऑफ द टूर्नामेंट था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है, जो कि एक बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। जिसने 174 एक मैच में किया, एक वनडे में, मतलब वो मेरा 350 स्कोर उसका वनडे में था, 174 उसका एक ही इनिंग में उसने किया, फिर T20 में उसने 60 किया। तो पता नहीं, आई डोंट नो कि उसको क्यों ड्रॉप किया गया। बाकी लड़के जो है वो जो भी रखे गए हैं अली भाई, अब वो किस परफॉर्मेंस पे आए हैं ये तो सिलेक्टेड ही बता सकते हैं। अब्दुल रऊफ, आपको क्या लगता है अभी जो कोच जिसने जो टीम व्हाइट वॉश करके गई, पूरे साल कोई मैच नहीं आ रही, उसको वहां पे जाके उनके सॉइल पे जाके हरा कर आए, वो ये कह रहे हैं कि हमने टैलेंट आइडेंटिफाई किया, उस टैलेंट को नर्चर नहीं कर रहा क्रिकेट बोर्ड और उसको ड्रॉप कर दिया? ये कौन सा पहली दफा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब तक आपका कंसिस्टेंसी नहीं है, आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी लिटरेसी रेट 0/0 है, आप ओब्लाइज करते हैं और आपकी जो साइकोपेंट्स हैं उन सबको आप ओब्लाइज करके आगे पीछे लेके जाते हैं, तो फिर आपकी पॉलिसी बन नहीं सकती। पॉलिसी आपकी बनेगी विजन से, विजन आएगा आपकी एजुकेशन से। जब तक एजुकेशन नहीं आएगी, ना आपकी विजन आएगा किसी में, ना आपकी पॉलिसी बन सकती है और ना आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं। और जब तक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी नहीं होगी, आपका क्रिकेट बोर्ड इसी तरीके से चलता रहेगा। आप एक को सैक करेंगे, दूसरे को लाएंगे, दूसरे को सैक करेंगे, तीसरे को लाएंगे, और जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, वो सफर करते रहेंगे। आप देख लें, ये जो इंडियन इमर्जिंग टीम भेजी है, आप किसी एक लड़के का नाम बता दें जिसका आपको पता हो। सर, 4 जिसने आउट किए, जिसने 5 आउट किए उसको 4 फर्स्ट क्लास मैच का एक्सपीरियंस है, जिसने 100 किया उसको 8 फर्स्ट क्लास मैच का एक्सपीरियंस है। टोटल अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो टीम थी उसको 81 इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपीरियंस था, और भारत की टीम को 0 मैच का एक्सपीरियंस था, और नतीजा आपने देखा कि 8 विकेटों से उन्होंने हरा दिया। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि देखें ना कि इसमें मुझे बताएं कि इमर्जिंग का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो लोग हैं, ये पहले मुझे समझाएं कि इमर्जिंग किस चीज को कहते हैं। इमर्जिंग तो वो है जो इंडिया ने बना के भेजे हैं, जिनको कोई जानता ही नहीं है, जो इमर्जिंग टैलेंट है, जो ऊपर जो ग्रास रूट से परफॉर्म करके आया और फिर उन्होंने बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। वो आगे जाकर इंडिया के लिए बड़ा असासा साबित होंगे। हमारा इमर्जिंग देखें कि जो 2 वर्ल्ड कप खेले हुए, चैंपियन ट्रॉफी खेले हुए, आपको 20 मैचेस आप इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस खेले हुए, अब उनको इमर्जिंग टैलेंट कहकर आपने पाकिस्तान टीम के साथ इसलिए भेजा कि आपकी जो
सीटें हैं वो पक्की रहे और आपको नौकरी से कोई ना हो हटाए और सके। आपका कुछ अच्छा, सिस्टम वगैरह चलता रहे। ना मैं सभी भाई से ही पूछूंगा, रूफी आपको क्या लगता है कि अभी सभी अजहर जैसा कोच आपके पास बैठा है, प्रूवन कोच है, जिता कर आया, ठीक है वो किसी का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त है, किसी की लाइकिंग में, वो एक अलग बात है। पाकिस्तान को मफाद पहले रखना चाहिए, क्या इनको ये इस बात का इनाम नहीं मिलना चाहिए था कि जब बांग्लादेश में जीत कर आए तो इनको जूनियर टीमों के साथ एसोसिएट रखना चाहिए था? देखिए, मैंने सबसे पहले बात ही यही की है कि आपका जब तक आप एजुकेशन नहीं लाएंगे उस वक्त तक विजन नहीं आएगा। जब तक विजन नहीं आएगा आपकी कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, आपकी शॉर्ट टर्म गोल होंगे, आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनेगी। और उसके बाद फिर इस तरीके की जो चेंजिंग है वो बहुत बड़ा जो एक एडवर्स इफेक्ट है वो क्रिकेट पे भी डालते हैं, बच्चों पे भी डालते हैं और पूरे स्टाफ पे डालते हैं। आपको एक देखे ना कि मैं ये जो 4-5 दिन का कोर्स है, लेवल 3 है या लेवल 2 है, या मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। आप 18 साल की एजुकेशन को जो MSc स्पोर्ट्स साइंसेज वगैरह है या आगे पीछे दूसरी डिग्री है, आप उनको निगेट करके आप 4 दिन का कोचिंग कोर्स उनको करवाते हैं जो अंडर मैट्रिक या मैट्रिक लोग हैं, उनको करवाकर ऊपर ला के आप बिठा देते हैं और फिर उनको ओब्लाइज करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम आपके जो एजुकेटेड है, जो विजनरी लोग हैं, जो वेरी वेल एजुकेटेड है, उनको आपको लाना पड़ेगा। आप इस तरह की बात करते हैं, मैं इस तरह की बात करता हूं तो फिर हमारे अपने ही लोग नाराज हो जाते हैं कि जी आप इनको क्यों कह रहे हैं। आपको भी पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप भी मुझे फॉलो करते हैं और मैं भी आपके ट्वीट को देखता हूं कि हमने बड़ी आवाज उठाई थी टीम मैनेजमेंट के हवाले से। सबियदर साहब, आप अब किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान को जो इंडिया से शिकस्त हुई है, और जिस तरह भी अब्दुल रऊफ ने भी बात की, हम सब ये बात कर रहे हैं कि इमर्जिंग टीम नहीं गई, हमने फेस सेविंग के लिए अपने एक्सपीरियंस प्लेयर भेजे, लेकिन उसके बावजूद हम इंडिया से हार गए। देखिए, मैं तो इससे 100% एग्री करता हूँ अब्दुल रऊफ की बात से कि ये मर्जिंग टीम, मर्जिंग का मतलब है कि जो प्लेयर मर्ज हो रहा है टुवर्ड्स इंटरनेशनल क्रिकेट या जो ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, वो मर्जिंग कैसे हुए? वो तो ऑलरेडी उन्होंने वो अचीव कर लिया हुआ है। ये जो टीम जा रही है ऑस्ट्रेलिया, इसको आप कह सकते हैं कि ये मर्जिंग टीम है। मतलब इसमें लड़के ऐसे हैं अभी जो यंग है, 21-22 साल के, 20-19 साल के लड़के हैं, 5-6-7, तो ये मर्जिंग हो सकती है ना कि जो भी श्रीलंका गई हुई है उसमें कौन से, उसमें तो सारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो मर्जिंग का जो मकसद ही है ना वो फौत हो गया है। और ये आपकी बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ जीतना मतलब है कि जो चलो हम शायद जीत के आ जाए, ठीक है, अब वो भी नहीं जीत सके। ये तो मुझे लगता है, क्या लगता है आपको कल सेमीफाइनल खेल रहा है पाकिस्तान श्रीलंका से, क्या चांसेस लग रहे हैं? चांसेस तो देखे पाकिस्तान श्रीलंका से तो मैच शायद जीत जाएगा, लेकिन इंडिया के साथ अगर फाइनल आता है तो मुश्किल, इंडिया के साथ जो है वो ठीक है। अब्दुल रऊफ, ये तो मैंने इनसे जरा वाइंड अप कर लिया, लेकिन ये अभी जो एक स्टेटमेंट आया राहुल द्रविड़ का कि वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप का फाइनल देखना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस हों और वो हाइप बने। देखिए, जो ट्रू कम्पिटिटर है, जो ट्रू प्रोफेशनल है, वो तो पाकिस्तान और इंडिया का ही फाइनल देखना चाहते हैं और वो पाकिस्तान टीम को इस तरह लेग डाउन करते नहीं जिस तरह इंडियन मीडिया करता है या जो इंडियन गवर्नमेंट में बैठे जो लोग हैं उनका पाकिस्तान के खिलाफ सारा सिस्टम है वो करता है। तो जो जिस तरह राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है, ये ग्रेट प्लेयर भी हैं और इनका पाकिस्तान के को हमेशा इन्होंने फेवर किया और पाकिस्तान के हमेशा जो भी प्लेयर जिन्होंने परफॉर्म किया या जब टीम अच्छी बनी है तो इन्होंने तारीफ की है। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट है उनकी राहुल। अच्छा, आप एशिया कप खेले इंडिया के खिलाफ, मुझे याद है आप एशिया कप खेले इंडिया के खिलाफ, की परफॉर्मेंस भी रही है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस का मेयार गिरा है जो शाहरुख गंगोली ने कहा था और वकार यूनुस ने कहा कि उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। मेरा ख्याल है कि दोनों के बयान की कोई अहमियत नहीं है और पाकिस्तान की जो टीम है वो उसने सरप्राइज तो किया। आप पीछे चैंपियन ट्रॉफी में चले जाएं, एशिया कप में चले जाएं, वर्ल्ड कप में चले जाएं, पाकिस्तान ने हर जगह दुनिया के हर कंपटीशन में परफॉर्म भी किया और पाकिस्तान ने विक्ट्री स्टैंड पे भी पाकिस्तान ने स्टैंड किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के बयान ही हुए हैं। ठीक है सभी भाई, लास्ट मेरा फाइनल कंक्लूड अगर मैं करना चाहूँ कि आपको लगता है कि जो मकासद थे इस एमर्जिंग टूर्नामेंट से वो पूरे हुए हैं या आपको लगता है कि जो है सिर्फ खानापुरी की गई है? देखिए, खानापुरी की तो मेरा ख्याल है काफी की गई है जीतने के लिए, लेकिन देखिए मर्जिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 2 लड़के मर्ज हुए हैं जो मुझे समझ आ रही है, उनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है, उन्हें ग्रूम करने की जरूरत है। एक मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर है और एक नया चाइनामैन बॉलर मैं उस दिन देख रहा था यूएई के खिलाफ खेला, 3 आउट किया उसने, सुफियान मोहक्कम। तो ये 2-3 लड़के मुझे ओवर के ऊपर, ठीक है, ठीक है, इनको हमें जो है ना मर्ज करना ठीक है। रूफी, आखिरी अब्दुल रऊफ आपसे सवाल है कि अब ये जो वीडियो आई है आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से, उसमें भी बाबर आजम जैसा बैट्समैन शामिल नहीं है और शाहिन शाह अफरीदी का भी बहुत ही मामूली सा एक शॉट है उसके अंदर, तो यहाँ भी इंडिया ने जो है वो अपना दिखा दिया सब कुछ। देखिए, इन्फ्लुएंस हुआ आईसीसी पे इंडिया का और मेरा ख्याल है कि जहाँ से पैसा जनरेट होगा आईसीसी का इन्फ्लुएंस या आईसीसी का जो
झुकाव उसी तरफ होगा। और मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा ये शर्मनाक बात आप इसको कह सकते हैं कि एक वर्ल्ड सुपरस्टार और आपने उसको एक बिल्कुल जगह भी नहीं दी अपनी इस वीडियो में, जो वर्ल्ड कप जो आपका मेगा इवेंट हो रहा है। अब्दुल, मैं और आप बोलते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेगा इस पे कोई क्या? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन, जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, आप अपना फंड जनरेट नहीं करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, आपकी किसी चीज़ की कोई ना तो लॉजिक है ना कोई हैसियत रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ और सभी अज़हर हमारे साथ आज आप मौजूद थे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन आपके इल्म में है कि जी स्पोर्ट्स की कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी जो शायद इतने ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आते उनको आपकी स्क्रीन पर लेकर आएँ, और उनके हवाले से जो कोशिशें और काविशें ऑर्गेनाइजर्स कर रहे हैं उनको आपकी स्क्रीन की जीनत बनाएं। इसी हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की जानिब से, और स्पोर्ट्स के जो ज़बरदस्त प्लेयर थे उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए, और ये अवार्ड पहले लाहौर में दिए गए और लाहौर के बाद फिर इस्लामाबाद में भी इन अवार्ड्स को इन जबरदस्त खिलाड़ियों को दिया गया। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की जानिब से स्पोर्ट्स लेजेंड्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स की लाहौर में कामयाब इनेकाद के बाद इस्लामाबाद में मुनक्किद की गई इवेंट में तमाम खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तानी एथलेटिक्स की तारीख सन 1974 के एशियाई खेलों में तलाई तमगा जीतने वाले यूनुस मलिक, साबिक ओलंपियन शहनाज शेख, साबिक कप्तान शहबाज सीनियर, पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के सदर आलमगीर खान को अवार्ड से नवाजा गया। इवेंट के मेहमान खुसूसी तारिक बाजवा ने खेलों की फ़रोग और उसकी डेवलपमेंट पर जोर दिया। सदर पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन जनाब आलमगीर खान और डायरेक्टर ऑपरेशनल कर्नल नसीम बट ने ऐलान किया कि लाहौर और इस्लामाबाद में कामयाब इवेंट के इनेकाद के बाद जल्द ही कराची, सियालकोट और गुजरावाला में भी इसी तरह की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा ताकि हमारे खेलों के हीरोज़ को खराज तहसीन पेश किया जा सके। जी नाज़रीन, एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव आपने देखा पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन की जानिब से कि जहाँ पे बास्केटबॉल के अलावा दीगर खेलों के हीरोज़ को भी जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए। और एक अच्छी चीज़ ये है कि पहले इन्होंने लाहौर में अवार्ड दिए, फिर इस्लामाबाद में, और उसके बाद अब कराची, सियालकोट और गुजरावाला में भी इन अवार्ड्स को जो ज़बरदस्त प्लेयर हैं उनको ऑनर करते हुए दिया जाएगा। इस तकरीब में मौजूद खिलाड़ियों की इस हवाले से क्या राय थी, आइए सुनते हैं। ये जो सर्विसेज हैं हमारे एथलीट्स की, उनको रिकग्नाइज़ किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने सिर्फ बास्केटबॉल नहीं, मैं समझता हूँ सारी गेम्स के लोगों को मदऊ करके उनको अवार्ड्स दिए हैं, शील्डें दी हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो लोग आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं उनके बच्चों को बुलाया है, तो ये चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करता है ये बहुत बड़ी बात है। बड़े अरसे बाद कोई ऐसा फंक्शन हुआ है जो पुराने प्लेयरों को जिनको घर बैठ गए थे उनको घर से निकाला है। और मुझे भी इत्फाक हुआ है, हालांकि मुझे इतना नहीं जानता था, कुछ ऐसे प्लेयर्स थे हमारे जिनकी वजह से हुआ, और ये उनकी खिदमात के सिले में कि जिनकी, क्योंकि बाकी तो कहीं से नहीं मिलता, लेकिन बास्केटबॉल फेडरेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अलावा भी सबको, और मुझे भी इत्फाक हुआ इतने अरसे बाद शहबाज सीनियर से मिलने का, शहनाज शेख से जो हमारे से 1974-78 में एशियन गेम्स बारे में हुआ करते थे, और ये होने चाहिए। अवार्ड्स भी बहुत ज़रूरी थे। ये वो स्पोर्ट्स हैं जो बास्केटबॉल से जिनका ताल्लुक नहीं था, ये सब अवार्ड्स हैं। कभी भी इतनी वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्समैन इकट्ठे नहीं हुए, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे पुराने जो हीरोज़ हैं वो इकट्ठे होते हैं, आपस में भी मिलते हैं और हमें भी दिली राहत होती है। मिस्र में था तो एक बच्चे ने मुझे भागा हुआ आया और आके मुझे कहने लगा पाकिस्तान, मैं कहा यस पाकिस्तान। उसने रैकेट गले में ख्वाहिशा डाला हुआ था और कहता है ये रैकेट के ऊपर जहांगीर खान के सिग्नेचर है, और ये मैं इस तरह से रखता हूँ कि मेरे दिल के ऊपर रहे। जिन खिलाड़ियों से दुनिया इस तरह की मोहब्बत करती है कि उनका सिग्नेचर अपने दिल के साथ लगा के रखे, हम क्यों ना उनको, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हम कौम को बताएंगे थ्रू मीडिया, थ्रू आज जो किया गया है। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे बेशक ये जारी रहेगा, और जो हमारे हीरोज़ हैं इनको हम उनकी जो कामयाबियाँ उजागर करेंगे ताकि लोग इनको आज के बच्चे फॉलो करें।
जी नाज़रीन, अपने खिलाड़ियों की और ऑर्गेनाइज़र की गुफ्तगू सुनी और यकीनी तौर पे मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं, काबिल सताइश हैं वो लोग जो बगैर किसी सिला और सताइश की तमन्ना के जो खेल और खिलाड़ी दोनों की बहबूद के लिए काम करते हैं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले शो में। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।